बड़ा कंसर्न यही है कि मैनेज कैसे करें कि भाई स्कूल का भी प्रेशर है, कोचिंग का भी प्रेशर है। मतलब जो दो चीज़ें हैं ना, दो चीज़ें हैं कि स्कूल है और एक कोचिंग है। स्कूल अपने आप को समझता है कि यार जो हम टेस्ट ले रहे हैं दैट शुड बी द प्रायोरिटी। कोचिंग्स जो बाकी फुल फ्लेज कोचिंग्स होती हैं 4 से 5 घंटे के टोटल ओवरऑल होता है, 4 पीरियड्स लगते हैं। तो वहाँ पे वही होता है कि हमारे जो टेस्ट हैं वो प्रायोरिटी है। तो एट दी एंड बच्चे को मंडे को स्कूल में जाके टेस्ट देना है, संडे को कोचिंग पे देना है, तो वो कंफ्यूजन में रह जाता है हमेशा अपनी तरह। इसी क्लैश की है ना? वजह से फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पे परेशानियां आती है उसमें फिर 12th के साथ इजीली होता ही नहीं थी। अगर पूरा ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करवा दें अपन कि स्कूल में जो टेस्ट हो रहा है उसी की प्रिपरेशन जो है एक दिन पहले कोचिंग करवा रही है, बेस्ट हो जाए डेफिनेटली यार। डेफिनेटली। और इसमें सबसे बड़ी बात अपने गाइडेंस मेंटोर इन सब की गाइडेंस के साथ से अपन भी ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, एक अच्छा सोल्यूशन ला पाएंगे। पॉइंट प्रेजेंट करते हैं आज ही वाला। स्टूडेंट्स वांट समवन जिनको एक्सपीरियंस हो उस चीज का, हाँ, वो स्कूल्स के साथ अलाइन करके उनको पढ़ा सके वही एग्जैक्ट और ये चीज जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी। सिर्फ कोटा की है ही नहीं, ये पूरे देश की है। पूरे देश की है। अरे हाय सर। हेलो, क्या डिस्कशन चल रहा है? कोचिंग्स के बारे में चल रहा है सर। पॉइंट्स है सर आज कुछ आपसे डिस्कस करने के लिए। बढ़िया है, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। तो आना कैसे हुआ आप लोगों का? डिस्कशन के लिए सर कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द क्वेरी स्टूडेंट्स ब्रिंग अप वेरी फ्रीक्वेंटली। पूरे कोटा के ऑल ओवर कोटा से मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं सबके मन में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आपके सामने रखने थे हमें। कुछ इश्यूज थे जो हमने फेस करे, वही इश्यूज आज हम अपने जूनियर्स को नहीं चाहते कि वो लोग फेस करें, तो आप लोगों से हमें एक सोल्यूशन चाहिए उस चीज़ का। मैं आज खुश हूँ आप सब लोग यहाँ आए। आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के काउंसिल मेंबर्स हैं, सेक मेंबर्स हैं, तो अगेन कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा बच्चों के लिए डिस्कशन से। बिल्कुल सही, वही उम्मीद कर रहे हैं कि डिस्कशन जब भी होता है, डायलॉग जब भी होता है, तब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो सबसे मेन इशू अभी बच्चे क्या फेस कर रहे हैं और कौन सी ग्रेड के अलग अलग स्पेसिफिक मुद्दे हैं या फिर सबका एक कॉमन ही मुद्दा है? सर 9 टेंथ के जो बच्चे हैं, कुछ 11th-12th में भी, वो लोग एक इशू फेस करते हैं लाइक दे जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड देन वो स्कूल भी जा रहे हैं। तो फर्स्टली दे आर नॉट एबल टू मैनेज बोथ ऑफ इट टुगेदर एंड देन दे डोंट रिलाई ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बिकॉज वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है किसी 12th के करिकुलम पे चलने वाले इंस्टीट्यूशन में, किसी सीबीएसई वाले करिकुलम में, इट डज नॉट प्रोवाइड देम द क्रेडिबिलिटी। देखो इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात क्या है यार, पेरेंट की एक्सपेक्टेशन जो होती है ना बच्चों से वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्कूल के करिकुलम में भी वो चाहते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा हो, उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में भी जाए। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमसे जो एक्सपेक्टेशन करी जा रही हैं, क्या उसके लायक हमें सर्विसेज मिल रही हैं, क्या उसके लायक हमें फैसिलिटीज़ वो रिसोर्सेज मिल रही हैं जिसमें हम परफॉर्म कर पाएँ। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट स्कूल्स, राइट, तो डेफिनेटली दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत बढ़िया काम करते हैं सब बच्चों को पढ़ाने का, उनको डिसिप्लिन करने का, उनको एक्सपोजर बहुत बढ़िया स्कूल्स में मिलता है। बट अगेन एट द सेम टाइम ये हमें सोचने की आवश्यकता है, क्या उस सब से स्कूल में कोई बच्चा 99% भी ले आए, 100% भी ले आए, क्या वो इंडिया के या वर्ल्ड के किसी अच्छे बेहतर कॉलेज में जा सकता है? ये एक बहुत समझने वाली बात है जो हम सबको आई थिंक समझनी पड़ेगी। इट्स हाई टाइम दैट वी शुड एड्रेस दिस, और पेरेंट ये बात समझे, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब आप कह रहे हो कि भाई बच्चा स्कूल भी मैनेज करे, कोचिंग भी मैनेज करे, कैसे हो पाएगा ये सारी चीज़ें? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो मैं पेरेंट से ये बात पूछते हैं अपन, यार सुबह जैसे आप नौकरी पर जाते हैं, कितने घंटे नौकरी करता है पेरेंट ऑन एन एवरेज? 6 7 8 घंटे, 9 घंटे, 9 घंटे अपन ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं। उसके बाद पेरेंट की स्थिति कैसी होती है जब वो घर आते हैं, है ना? सो वो बिल्कुल थक जाते हैं एंड दे आर ऑल ड्रेन्ड। अब वो कहते हैं भाई अब हमें अपना स्पेस चाहिए, अब बात मत करो, ठीक है। एग्जैक्टली। अब आप इसी केस में बच्चों को देखो, बच्चा कितने घंटे स्कूल में रहता है? 6 से 7 घंटे एवरेज मान ले, अपन ट्रांसपोर्टेशन मिला दें 7 घंटे ऑन एन एवरेज मान ले, +- 1 आवर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसे होमवर्क मिलता है, घर आता है, रेस्ट करता है थोड़ा सा, फिर वो होमवर्क करता है, फिर अब उसे ट्यूशन्स भी जाना है। ट्यूशन ऑन एन एवरेज 2 3 घंटे की ट्यूशन होती है बच्चे की, ठीक है। फिर अगेन वहाँ का होमवर्क मिलता है और पता चलता है कि चलो ठीक है बच्चा इतनी मेहनत भी कर रहा है, उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट की है वो पूरी नहीं हो पा रही। क्यों? अरे भाई स्कूल में तो बहुत शानदार परफॉर्म कर लेगा बच्चा, लेकिन क्या ये गारंटी है कि ये मेहनत उसको किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचा देगी?
क्या उसकी फाउंडेशन उस तरीके से बिल्ड हो रही है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फाइट कर रहा है? बच्चा मेहनत दो बार कर रहा है, सुबह भी कर रहा है, शाम को भी कर रहा है, लेकिन क्या उसकी फाउंडेशन ऐसी हो रही है? और सबसे बड़ा डीमेरिट इसमें ये है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, ओके, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक वी आर द प्रायोरिटी, हमारे जो भी course. टेस्ट हैं वो होने चाहिए, जो कि सही बात भी है। कोचिंग जो बोर्ड ओरिएंटेड कोचिंग क्लासेस हैं, दे आर कीपिंग देयर टेस्ट एज अ प्रायोरिटी। बच्चा दोनों में ही बैलेंस नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं आउटकम जो है वो दोनों से ही नहीं आ रहा है, तो दोनों अलग अलग इकोसिस्टम चल रहे हैं। पैराडॉक्स ये है कि कोचिंग कभी अपने आप को गलत नहीं समझती और ना ही स्कूल अपने आप को गलत समझता है। कोचिंग वाले बोलेंगे कि आपके पेरेंट्स ने फीस भरी है, एंड पेरेंट्स भी बोलेंगे हमने फीस भरी है कि आप यहाँ के टेस्ट में परफॉर्म करें, एंड सेम गोज फॉर द स्कूल। स्कूल देखो वाले क्या है भी कि इट इज नॉट कि कौन सही है कौन गलत है, और आप कोचिंग को प्रायोरिटी दें या स्कूल को प्रायोरिटी दें, सबका भविष्य, चाहे कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, सबका एक ही एम है कि बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, ठीक है? तो इसमें इट इज़ नथिंग टू डू विद द प्रायोरिटी। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम स्कूल और कोचिंग को बैलेंस करते हुए कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू स्कूल स्टडीज़, जैसे मैं अगर 10th बोर्ड की बात करूँ, 9th की बात करूँ, 8th की बात करूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग क्लास 8 का एक बच्चा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लास 8। आपको क्या लगता है उसको अपने साइंस मैथ्स का सिलेबस कवर करना हो तो कितना समय लगना चाहिए एक बच्चे को? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे साल भर का उसको सिलेबस खत्म करना है साइंस और मैथ्स का एक बच्चे को, कितना आप भाई आप सब लोग स्कूल्स में पढ़े हुए हो, आप सब लोगों ने 8th क्लास पास कर दी, कुछ बच्चे 11th में 12th में, है ना? तो आप ये समझ सकते हैं ना कि भाई एक 8th क्लास का बच्चा अगर मेहनत कर रहा हो तो 2 से 3 महीने में वो पूरा साइंस मैथ्स का सिलेबस खत्म कर सकता है, हाँ या ना? इसमें पॉइंट ये है कि वो 2 से 3 महीने सिर्फ वही सब्जेक्ट कर रहा हो या फिर सिर्फ पढ़ाई कर रहा हो, उसके साथ साथ उसकी लाइफ में मल्टीपल और भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप ये चीज़ समझो कि 2 से 3 महीने बच्चा जो है वो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है सिलेबस में, लेकिन वो पूरे साल भर करवाया जाता है। फिर उसमें उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर उसमें उसके बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी बहुत ज़रूरी है, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन वो पूरे साल भर इतना स्ट्रेच हो जाता है और वही वो विशेष साइकिल में फंस जाता है। स्कूल कोचिंग स्कूल ट्यूशन होमवर्क होमवर्क होमवर्क। उसके पास मुझे लगता है कि कम से भी कम 7-8 महीने का ऐसा समय होता है जहां वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज कर रहा हो, स्कूल स्टडीज़ के साथ साथ कुछ कोचिंग में कुछ जो पढ़ाया जाता है, या उसको अलग ले लेते हैं, स्कूल स्टडीज़ के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव स्टडी वो कर रहा हो जो उसके पास समय है जिसमें, तो मुझे लगता है कि वो अकेडमिकली बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट होगा कि मैं स्कूल में तो बेहतर कर ही लूँगा, मेरी सब्जेक्टिव राइटिंग अच्छी हो ही रही है, लेकिन आने वाले 5 साल बाद जब वो 8th क्लास का बच्चा 12th में आएगा और जब उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो वो 8th क्लास से कॉन्फिडेंट फील करने लग जाएगा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रेडी हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रेडी हूँ। बट इस दिस थिंग प्रोवाइडेड इन ट्यूशंस, प्राइवेट ट्यूशंस में आप क्या कर रहे हो? ट्यूशंस में आप कर रहे हो कि सुबह स्कूल में आप जाते हो, उसका होमवर्क करते हो। ज़्यादातर ट्यूशन वो स्कूल में जो मिलता है होमवर्क उसी को असिस्ट करवा रहे होते हैं, या स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसी को याद करवा रहे होते हैं। तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। और सबसे बड़ी बात, वो जो ट्यूशंस होते हैं वो कैसे चलते हैं? जैसे आपका जहाँ घर है उसकी गली में या उस मोहल्ले में कोई एक दीदी होती है या भैया होते हैं, वो आपको प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। वो एक ही दीदी भैया सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, या 1-2 टीचर आ जाते हैं वहाँ पर। फिर दूसरी स्टेज होती है कुछ ऑर्गेनाइज ट्यूशंस होते हैं। ऑर्गेनाइज ट्यूशन मतलब वही गली मोहल्ले में जो मतलब बहुत आसानी से एक्सेसिबल होते हैं, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेरेंट की नहीं लग रही होती है, वो वहाँ भेजना पसंद करते हैं, जिसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। वहाँ हर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, आप जाते हैं और उनसे पढ़ते हैं। अगेन क्या पढ़ा रहे हैं? वही जो स्कूल में है उसी को याद करा रहे हैं, तो बच्चा खुद ही कर सकता है। समस्या ये है कि इट इज़ नॉट कोचिंग्स एंड स्कूल हु आर कॉन्ट्रडिक्टिंग, इट इज़ ट्यूशंस एंड स्कूल्स, दोनों एक ही चीज़ करवा रहे हैं और बच्चों का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। बच्चों के लिए 2 अलग अलग पार्ट हो गए। स्कूल में भी बच्चा वही चीज पढ़ के आ रहा है, देन वो ट्यूशन आ रहा है, ट्यूशन पे सेम चीज रिपीट करवाई जा रही है जिसका कोई सेंस नहीं। सो इट इज नॉट अबाउट कि कोचिंग बेहतर है या स्कूल बेहतर है, दोनों ही जरूरी है। मेरा पॉइंट ये है बच्चा किसी को भी मिस नहीं करे। स्कूल में जो स्कूल एकेडमिक्स हैं वहाँ बहुत सारी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, बहुत बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम कोचिंग क्या तैयारी कराता है, उसको कॉम्पिटिटिव बनाता है। क्योंकि स्कूल में 10th बोर्ड में 12th बोर्ड में 8th 9th में 11th में आपके एग्जाम्स होंगे, उसमें परसेंटेज आएगी 99%, 98%, 90%, 85%। वो आपकी कट ऑफ नहीं है, वो परसेंटेज आपने कितना अच्छा परफॉर्म करा। लेकिन जब कॉलेज मिलेगा तो वो तो कट ऑफ पर ही मिलेगा कि आप
पूरे भारत में अगर 24 लाख बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है तो पहले 1 लाख बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलेगा, और टू बी वेरी स्पेसिफिक 50-60 हज़ार बच्चों को। तो आप क्या उन 50-60 हज़ार में आ रहे हैं? तो क्या ये स्कूल और ट्यूशंस अश्योर करते हैं? आईआईटी में अगर 14-15 लाख बच्चे मेंस का फॉर्म भर रहे हैं आईआईटी के लिए, तो वो पहले 20,000-14,000 बच्चे हैं जिनको अच्छे आईआईटीज़ के कॉलेजेस मिलेंगे। तो क्या ये स्कूल और ट्यूशंस इस चीज़ को अश्योर करते हैं? टू बी वेरी स्पेसिफिक सर, बच्चों को तो एक्सेस ही नहीं है इन चीज़ों को, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी हमें प्रोवाइड हो सकती है, या फिर आगे एक्सेस हमारे पास आईआईटीज़ एंड आईआईटीज़ का मिल सकता है हमें। ट्यूशन्स में तो लोकली बस वो स्कूल का सिलेबस कवर अप करा देते हैं, उनका पार्ट हो गया, 3 घंटे खत्म, 2 घंटे खत्म, बच्चा घर। उनको एक्सेस मिले इन चीज़ों का, उनको और आगे उनका ह्यूमर बढ़े कि यार हमारे पास और भी पाथ्स हैं, तो शायद बच्चा ग्रो भी कर पाए इन पाथ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये एक्सपोजर स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बच्चा ट्यूशन और कोचिंग, ये 2 चीज़ें होती है। जनरली मैक्सिमम बच्चा जो है वो ट्यूशन्स की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो एक्सेसिबल ज़्यादा है ना, घर के पास है, ठीक है। वो कोचिंग की तरफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में क्यों नहीं आता है स्कूल के बाद? ये मैं आप सब लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि शायद तक मेरा यही मानना है कि बच्चे को स्कूल में ऐसी अपब्रिंगिंग होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोचिंग्स एक डर बैठा दिया गया है कि यार अगर आप अभी से चले गए तो एक तरीके से आपने अपनी लाइफ रुइन कर दी, या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी एंड ऑफ द डे कम ही होगी। आई कंप्लीटली बाय योर पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट। एनी अदर पॉइंट? सर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं दे आर नॉट इवन गेटिंग एक्सेस टू द फैसिलिटीज, एंड उनको लगता है कि जो हमें मिल रहा है वो अभी करेक्ट है, लाइक द ट्यूशंस एंड द ऑप्शंस दे हैव नियर बाय, वो सिर्फ उनके स्कूल के करिकुलम पे स्टिक कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट गोइंग विद द सिस्टम ऑफ लिख दिया है एंड आपने उसको रिवाइज कर लिया है, विच फील्स अ मच मोर ईजियर ऑप्शन टू कोप अप विद। ठीक है, और कोई पॉइंट जिसकी वजह से बच्चा ट्यूशन जाता है और ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग्स में नहीं आता? फाइनेंशियल बर्डन सर फैमिलीज का, वही, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाकर अप्रॉक्स 80,000 to 1 लाख रुपीस फीस भर रहा है। डिपेंड्स, मतलब डिपेंड्स किस है तरीके का ना, स्कूल है। किस तरीके का स्कूल डिपेंड करता है उस पे। और वहीं पे कोचिंग्स जो कि रेगुलर कोचिंग्स होती हैं 4 to 5 आवर्स की जो चल रही हैं, ठीक है, जिनका मेन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव यही है कि आप नीट या आईआईटीज की तैयारी करेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी एक अच्छा अमाउंट पे करना पड़ता है, और वो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन है एक तरीके से। देयर इज अ मेजर अंडरस्टैंडिंग इन पेरेंट्स इवन इन द स्टूडेंट्स की अगर आप किसी अच्छी कोचिंग में जाना चाहते हो जहाँ पे आपको अलाइंड वे में पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज़ क्लैरिफिकेशन से आपके पास आ रही है, तो पीपल थिंक कि बहुत एक्सपेंसिव होगा। कई लोगों के पेरेंट्स वो फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग उनको नहीं दे पाते उस लेवल की, तो बच्चा एक्सेस ही नहीं कर पाता। देखो, इसमें 2-3 पॉइंट आए, दोनों तीनों का अपन जवाब देते हैं। पहले तो सबसे पहले जैसे अभी अपूर्व ने बोला कि यार वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए ये ज़रूरी भी है ना, तो ये है अवेयरनेस का मुद्दा। अब देखो, अवेयरनेस तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है बढ़ती ही जानी चाहिए, है ना। और दूसरी बात हमें ये समझने की आवश्यकता होगी, जैसे मैंने अभी बोला कि यार स्कूल में आप 100% अंक भी ले आओ, 100%, अगर इफ यू आर स्कोरिंग इवन 100% मार्क्स, वो अश्योरिटी क्या दे रहा है आपको? कुछ भी नहीं दे रहा। और ट्यूशन में आपको सिर्फ स्कूल में 100% मार्क्स लाने की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज तो कि बच्चों को समझना पड़ेगा, अगर मुझे एक्सेल करना है अपने करियर में तो स्कूल की परसेंटेज मैटर करेगी, लेकिन वो सिर्फ मैटर नहीं करेगी, बहुत सारी और चीजें होंगी। तो वो और चीजें मुझे कहाँ मिल रही है, सबसे पहले तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसने बोली, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, भाई पेरेंट कैसे अवेयर होंगे। देखिए, जो पेरेंट चाहता है, जैसे जो डॉक्टर होता है, पेरेंट इंजीनियर होता है, या कोई बहुत अच्छे प्रोफेशन से आता है, तो उसको तो पता है कि कोचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की अहमियत क्या है। क्यों? क्योंकि वो खुद ऐसे एग्जाम फाइट करके आया होता है। उसको ये पता है कि यार सिर्फ स्कूल स्टडी से मैनेज नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको तो बहुत अच्छे से अहमियत पता है। लेकिन वो जो लेमैन है, जो एजुकेशन से शायद बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं, एजुकेटेड हैं ऑल्दो, कोई बिजनेसमैन है, कोई अपना मतलब छोटी मोटी नौकरी करते हैं, उन लोगों के बीच में ये अवेयरनेस वो आप जैसे बच्चे ही फैला सकते हैं। मुझे लगता है कि यार हम कितना भी अच्छे स्कूल में परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस देयर आर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हमें क्लियर करने ही पड़ेंगे अगर हमें कुछ जीवन में बहुत अच्छा करना है। तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, पेरेंट अवेयर भी होते हैं, पेरेंट जानते भी हैं, कई पेरेंट जानते हैं कि यार कोचिंग जाएगा बच्चा तो मेरा बहुत अच्छा कर पाएगा, है ना। लेकिन समस्या देखो, आप पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। पेरेंट क्या होता है कि कभी भी आप लोगों के सपनों के खिलाफ नहीं होता है। जाकिर खान की एक बहुत पॉपुलर लाइन है, कोई पेरेंट अपने बच्चों के सपनों के खिलाफ नहीं होता है, वो बस उन्हें गरीब नहीं देखना चाहता है ना। तो आप जो भी करना चाहते हैं जीवन में, पेरेंट हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन समस्या ये है कि क्या आप पेरेंट को ये
विश्वास दिला पा रहे हो कि पापा मम्मी मैं जो कर रहा हूँ वो मैं इस तरीके से करूँगा कि मैं जीवन में बहुत अच्छा कर लूँगा। और जब पेरेंट को ये एहसास होता है तो इर्रिस्पेक्टिव उसकी क्या फाइनेंशियल बाउंड्रीज हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है बच्चों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। लेकिन पेरेंट कितना भी रेडी हो जाए, आज हम देखते हैं कई बच्चे आते हैं कोटा में, है ना, जबकि आप स्कॉलरशिप्स वगैरह बहुत हैं कोटा में, ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए फीस है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है ना। बट स्टिल पेरेंट जो बिल्कुल वेल टू डू नहीं होते हैं, है ना, वो भी कोई कर्जा लेके ही आ रहा है ना। पेरेंट बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो कर्जा लेके ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि भाई मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर लेगा। लेकिन वी बीइंग स्टूडेंट्स और वी बीइंग चिल्ड्रन, हमें ये पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की आवश्यकता है यार। पेरेंट आपके स्कूल की फीस दे रहे हैं, जैसे अभी यशाज ने बोला, अच्छे स्कूल की 80,000 से 1 लाख तक फीस हो जाती है, कई बार उससे ज़्यादा हो जाती है। ऑन एन एवरेज अपन 45-50 हज़ार मान लें कि भाई 45-50 हज़ार एक स्कूल की फीस होगी, है ना, नॉमिनल CBSE अच्छे स्कूल की फीस होगी, है ना, 45-50 हज़ार से कम नहीं होती है जनरली, है ना। उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है 1-1.5 हज़ार 2 हज़ार आप वो मान लो, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 20 हज़ार आप वो जोड़ लो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। तो पेरेंट की पॉकेट पे जो बर्डन पड़ा हो कितने का है, 65-70 हज़ार रुपए का तो बर्डन ही हो गया। और उसके अलावा भी स्कूल स्टडी से रिलेटेड मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं। को करिकुलर, एक्स्ट्रा आपका करिकुलर, स्टडी मटेरियल ही आप प्राइवेट स्कूल में हो तो इतना ज़्यादा कॉस्ट कर जाता है हाँ आपको। हाँ, मतलब डेफिनेटली स्टडी मटेरियल एक पर्टिकुलर दुकान से किताबें लानी है ना, यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर दुकान से लानी है, प्रोजेक्ट्स बनेंगे बहुत सारी, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत खर्चा होता है पेरेंट का यार, है ना। फिर उसके बाद अब बच्चा अगर कोचिंग जा रहा है, कोचिंग, तो वो ऑब्वियसली बात है, अच्छी कोचिंग जरूरी नहीं है हर बारी के घर के जस्ट पास में ही है, तो हो सकता है उसे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 6-7 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन का उसका खर्चा, फिर कोचिंग की फी का खर्चा, तो 4-4 एक्सपेंसेस वो पेरेंट 8th क्लास में 9th क्लास में 10th क्लास में अफोर्ड नहीं कर सकता यार, है ना। मतलब बहुत पेरेंट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल एकदम फ्रैंक उसको ओपिनियन पता है। भी है कि आगे जाने आगे जो 11th और 12th आएगी हाँ, तब उसमें भी जरूरत इतने पड़ेगी। मेजर एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कॉलेजेस में इतने मेजर एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो वो 8-9 से तो मेरे हिसाब से नहीं कर। लेकिन फिर दूसरी बात हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम अगर ये नहीं करें, जैसे पहले जब मैं कोटा का एक आपको जनरल एग्जांपल बताऊं, कोटा की जनरल एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि 90s लेट 90s में क्या था कि बच्चा 12th करने के बाद कोटा आता था तैयारी करने, ठीक है, फिर मतलब 2000 अर्ली 2000 की बात बता रहा हूँ, वो 12th के साथ करने लगा, ठीक है भाई। 2004 to 8 के बीच में पैटर्न डेवलप हुआ कि 11th में ऑनवर्ड्स बच्चा तैयारी कर रहा है, और फिर 2008 के बाद से तो बच्चा 10th 9 से तैयारी करना चालू हो गया था, और अभी तो ये है कि बच्चा 6 से तैयारी कर रहा होता है। अब ये एक और मिथ जो इसने अपूर्व ने बोला था कि भाई बच्चे के दिमाग में और पेरेंट के दिमाग में ये होता है कि वो तो 6 क्लास से IIT पढ़ा देते हैं या नीट पढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। 6 क्लास में 6 क्लास का सिलेबस ही पढ़ाया जाता है जो आपके ट्यूशंस में पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर एकेडमिकली बहुत अच्छा है तो वो, मैंने कहा ना कि यार 6 क्लास का सिलेबस 2 महीने का सिलेबस नहीं है। अब पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो 2 महीने के सिलेबस को पूरे साल भर स्ट्रेच करता है, उसका टाइम वेस्ट करता है। लेकिन अगर 6 क्लास का बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो क्यों ना उसको कुछ कॉम्पिटिटिव मटेरियल दिया जाए, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कराई जाए जिसमें वो उसकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो रही हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसको चैलेंज मिले, उसको पढ़ाई में मजा आने लगे। कंप्लीटली मिक्स। गेटिंग माय पॉइंट। 7th 8th 9th में सेम होता है, IIT नहीं पढ़ा रहा होता है कोई भी, मेडिकल नहीं पढ़ा रहा होता है कोई भी। 7th 8th जैसे 9th की अपन बात कर लेते हैं, 9th में और 11th में चैप्टर्स की साइंस में सिमिलैरिटी है, मैथ्स में सिमिलैरिटी है। तो जो बच्चा 9th में अकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहा है वो 3-4 महीने में 5 महीने में कोर्स खत्म कर देगा, बाकी के समय क्या करेगा? तो बाकी के समय बच्चा जैसे अगर नंबर सिस्टम पढ़ रहा है लेट्स सपोज, तो नंबर सिस्टम बेसिक उसने कवर कर लिया, वो उसको 11th में भी काम आ रहा है, तो वो टॉपिक्स को बेसिक कवर करते हुए जो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको हम एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं। उसमें भी स्टेजेस होती हैं, एक्सरसाइज 1 बिल्कुल NCERT, एक्सरसाइज 2 प्राइवेट ओलंपियाड, एक्सरसाइज 3 नेशनल ओलंपियाड्स, है ना। उस तरीके से फिर मेंस के क्वेश्चन आते हैं, फिर JEE एडवांस के क्वेश्चन आते हैं। जितना बच्चा कर सकता है उतना कराया जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि 9th में बच्चे पे प्रेशर डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आज अगर टॉपिक्स जो हैं मतलब बिल्कुल ही रिलेटेबल हैं जो भी 9th क्लास का सिलेबस है 100%। तो उसको एक स्टेप आगे ले जाना, एग्जैक्टली। अब जो बच्चे में कैलिबर है वो तो करेगा ही ना यार, दैट्स फेयर। गेटिंग माय पॉइंट। अभी जैसे सिमिलरली मतलब एक छोटी सी बात है, जैसे क्रिकेटर है, अब विराट कोहली इतना महान क्रिकेटर है, हम सब लोग जानते हैं, बट द थिंग इज कि अगर उससे बोलते हैं यार 10वीं के बाद 12वीं के बाद तू क्रिकेट खेलना चालू करना, या ऐसा कर अभी तू पहले स्कूल कर, स्कूल का होमवर्क कर, ट्यूशन जा, या नहीं भी जाए तो चल उस समय कोचिंग चल जाना,
उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्किल में वो मास्टर है उसमें पूरी जान लगा दे अपनी। गेटिंग माई पॉइंट? पूरी जान लगा दे। सिमिलरली कोई सिंगर है तो वो सिंगिंग की प्रैक्टिस करे। एट द सेम टाइम कोई अगर पढ़ाई में अच्छा है तो क्या, अब 8th क्लास में आप इतना सा सिलेबस पढ़ाओगे उसे, जो 2 महीने में वो बहुत अच्छा बच्चा कवर कर सकता है, लेकिन वो बच्चा जो और अच्छा कर सकता है उसको इतना सा सिलेबस देके पूरे साल भर क्यों वेस्ट करना उसका? उसको तो कुछ आगे आगे चाहिए, तो वो ट्यूशंस प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं और इसी के लिए कोचिंग होती है। एक मेजर मिसकंसेप्शन है सर लोगों के दिमाग में, मतलब एज अ स्टूडेंट जब हमने जो फेस करे हैं कि नॉर्मल ट्यूशंस वगैरह में जब हम कनेक्ट रहते थे बच्चों से, उनको मतलब उनकी क्लैरिटी थी नहीं थी, लेवल उनका जो मेंटल लेवल था वो एक स्पेसिफिक रेंज तक था कि कोचिंग्स वगैरह जो बड़ी हैं वहाँ पे आपको सिर्फ नीट जेई इसी लेवल तक का पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन जब हमने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस करा, हमने ये देखा जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे सिर्फ ये 2 करियर ऑप्शंस आपके पास नहीं है। बच्चे जब आपको उस लेवल की मेंटेलिटी के मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास वे और एस्पेक्ट है लाइफ में। अभी मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, 10th क्लास में हमारे स्टूडेंट था आरव मिश्रा, 96.2% बनी है उसकी। तो मतलब ऐसा नहीं है उसने साइंस में लिया, साइंस बायो ले लिया, आईटी नीट कर रहा है, अब वो लॉ करने गया है। लेकिन जो उसने 10th क्लास तक पढ़ाई करी, उसका जो इतना फंडामेंटल स्ट्रांग हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगा रहा है, सब कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन उसने कहा कि सर मेरे को तो लॉ करना है। हमारे बहुत बच्चे होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। अभी हमारा टॉपर है 10th क्लास का 98.2% देव, तो उसका मतलब सपना था कि मुझे तो यूपीएससी करना है, तो वो यूपीएससी के लिए बढ़ना चाहता था आगे। तो फिर इवेंचुअली उसका भाई जो था नीट करा, तो उसने कहा कि भाई ठीक है, आई विल गो विद आईआईटी जेई, और फिर आईआईटी जेई के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, क्योंकि यूपीएससी देने के लिए ग्रेजुएशन इज मस्ट, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। और उसमें सबसे बड़ी मदद जो करी उसने करी कि इस बार का जो आईएएस का टॉपर है ना, अनुज अग्निहोत्री, AIR 1, वो अनअकैडमी का ही लर्नर था। तो उसका मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने एक बात बोली थी बहुत अच्छी, कि मैं जब यूपीएससी की तैयारी में 3rd अटेम्प्ट में ही गॉट फर्स्ट रैंक, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो देयर वर मतलब सेवरल अप्स एंड डाउन्स। हमेशा लगता था कि यार अब अच्छा हो रहा है, फिर बहुत खराब होता था, फिर और खराब होता था, फिर और खराब होता था, अब अच्छा हो रहा है। तो ये रोलर कोस्टर राइड रहती है यूपीएससी में, है ना, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। फिर अपनी मतलब ही वॉज एम्स जोधपुर पास आउट, वो अपना करियर छोड़ के वो तैयारी कर रहा है, तो वो भी डर भी रहता है। तो मैंने कहा सर सबसे ज़्यादा मेहनत करी, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे अगर मदद करी ना किसी ने, तो मदद करी इस बात ने कि जब मैं 11th और 12th में मेडिकल की तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था, नीट यूजी की, तो इतनी बार फेल हुआ, नीचे नंबर आए, ऊपर नंबर आए, फिर फेल होना मतलब कम नंबर आ रहे हैं, अपनी मतलब एक्सपेक्टेशन से फेल हो रहा हूँ। वो जो 2 साल मैंने सफ़र करा ना, सफ़र हिंदी वाला सफ़र, वो जो मेरा 2 साल का सफ़र था, उससे मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैं कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया कर लूंगा। इन एंडेड अप पता है मतलब कि इट्स पार्ट ऑफ अ जर्नी, वो हाँ, होते हैं अप्स of एंड डाउन्स course, of आते हैं, तो course. ये पता लग गया उन्हें। ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो अगेन माई पॉइंट इज कि बच्चा 8th 9th 10th में सिर्फ ये नहीं सीख रहा है कि यार मैं तो भाई अब मैं IITian बनने ही वाला हूँ, वो मेहनत करना सीख रहा है एक्चुअली, कि भाई मुझे जब जेई की तैयारी करनी हो, नीट की करनी हो, लॉ की करनी हो, मेरे को कॉमर्स में जाना हो, कहीं भी जाना हो, क्या मैं 8-9 घंटे मेहनत कर सकता हूँ? भाई मेहनत तो आपको सिंगर बनना है तो भी करना पड़ेगा, क्रिकेटर बनना है तो भी करना पड़ेगा, एक्टर बनना है तो भी करना पड़ेगा। तो वो 8-9 घंटे क्या वो मेहनत कर सकता है? एक बार अगर किसी को मेहनत करने की आदत लग गई, काम करना आ गया, तो फिर वो लाइफ में शायद आईआईटी करे, यूपीएससी करे, मेडिकल करे, Exactly, वो exactly. कहीं ना कहीं उसको काम आएगा ही आएगा। हिल स्टैंड आउट जहाँ पे भी वो करेगा। तो यही क्या था, कोचिंग का सिस्टम आपको मेहनत करना सिखाता है, फेल होना सिखाता है, पैम्परिंग नहीं सिखाता है कि बेटा वेरी गुड आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप 100% ला रहे हो, मज़ा आ गया। और पता चला 12th में आने के बाद उसका दुनियादारी से विश्वास उठ गया कि मैं तो टॉपर था। पता चला मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे शायद स्कूल में पीछे रहते थे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के मेरे से बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, फिर स्टडीज खत्म होने के बाद बहुत बढ़िया पैकेज लग गया। रियलिटी चेक बच्चे को ज्यादा जल्दी मिलता है, तो course. चीजों को एक्सेप्ट करके ज्यादा जल्दी नहीं, सीख पाता है। आप देखो 100% ये सही बात है यार, रिजल्ट शो करते हैं। इस बार का जेई टॉपर ले लो, पिछली बार का जेई टॉपर ले लो, उससे पिछली बार का जेई टॉपर ले लो, है ना। ये आप स्टडी कर लें 2024, 25, 26, इवन 23 का भी, दे हैव स्टार्टेड स्टडीइंग फ्रॉम क्लास 8th, क्लास 6, 7th, 9th। तो भाई मैं ये समझाना चाहता हूँ 6, 7th, 8th, 9th में उनने कोई आईआईटी का सिलेबस पूरा नहीं कर लिया था, उनने बस अपनी ही Yes, क्लासेस की बेसिस को बहुत exactly. अच्छे से समझा था। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। 8th क्लास में 8th क्लास को बढ़िया कर रहा है, 9th क्लास में 9th क्लास का बढ़िया कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगा रहा है, मतलब कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स दे रहा है, एसओएफ दे रहा है, सिल्वर जोन दे रहा है, एनएससीजेएस दे रहा है, IQM दे रहा है, डजंट मैटर फेल हो रहा है ओलंपियाड में, मेहनत करना तो सीख रहा है।
एक बच्चा 11th क्लास में आएगा और फिर मेहनत करना चालू करेगा और वो फेल होएगा तो धराशायी हो जाएगा वो तो। और यहाँ इतना कंपटीशन है कि एक हफ्ता आप पीछे हुए और फिर पीछे हुए। गेटिंग माय पॉइंट। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यार अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। और ये मिथ जो है कि यार कोचिंग मतलब प्रेशर, ये सब दूर दूर तक नहीं है। कोचिंग करता है बच्चा अगर पहले से, तो प्रेशर में कभी आ ही नहीं सकता। प्रेशर में वो बच्चा आता है जो स्कूलिंग एनवायरनमेंट से आता है, अपने आप मतलब सोचता है कि मैं तो यार 98% वाला टॉपर हूँ, और पता चलता है कोचिंग में आया, पहला टेस्ट हुआ 25% नंबर भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे 25% नंबर? अरे क्योंकि कौन आपने से कभी उस एनवायरनमेंट को फेस ही नहीं किया। एनवायरमेंट को फेस नहीं करा। आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, एप्लीकेशन नॉलेज नहीं है। यहाँ एप्लीकेशन सिखाते हैं आपको। तो सर जब आप इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं, असेस करते हैं अपन, तो आपको क्या लगता है एक वन वे सोल्यूशन या टू वे सोल्यूशन क्या हो सकता है कि बच्चे को वो स्कूल का एनवायरनमेंट को स्टैब्लिश करना और वो कंपटीशन की तैयारी करना उसके अर्ली बेस पे फाउंडेशन पे रेडी हो जाए? अब देखिए क्या है, ये जैसे आपने जो सवाल पूछा है इसका वैसे सॉल्यूशन तो एक ही होता है कि भाई आजकल कई बच्चे, जैसे स्कूल जाना कंपलसरी होता है, अटेंडेंस कंपलसरी होती है, तो कई बच्चे एनआईएस बोर्ड को, ओपन स्कूलिंग बोर्ड को देखते हैं और फिर ओपन स्कूलिंग से तैयारी करते हैं और फिर वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव कोचिंग की भी तैयारी कर रहे होते हैं। जूनियर क्लासेस से ये सब चालू हो जाता है आजकल, है ना। बट स्टिल वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो ओपन स्कूलिंग से नहीं रेगुलर स्कूलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा ये पॉइंट है, उन सबको ये सजेशन है और मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज मतलब यू आर वॉइसिंग योर ओपिनियंस, और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें। यार टाइम वेस्ट मत करो अपना। सुबह स्कूल जा रहे हो, फिर शाम को वही स्कूल का दोबारा पढ़ रहे हो, दोनों का होमवर्क कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट है यार। स्कूल जाओ, अच्छे से होमवर्क करो, फिर अगर आप अकेडमिकली अच्छे हो या अच्छा होना चाहते हो तो आप कोचिंग में ऑर्गेनाइज तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अभी से चालू करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब आईआईटी और नीट नहीं होता है। 8th क्लास के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ओलंपियाड्स। तो आपको फील आएगा कि यार मैं क्लास में 60 बच्चों में सेकंड आता हूं, लेकिन वो 8th क्लास में आता हूं। 8th क्लास में मेरे स्कूल में जितने बच्चे हैं शायद मैं उनमें से सेकंड आ रहा हूं, लेकिन मेरे शहर के, सिटी के कितने बच्चे होंगे 8th क्लास के, मेरे डिस्ट्रिक्ट के कितने बच्चे होंगे, मेरे स्टेट के कितने बच्चे होंगे, और पैन इंडिया पर कितने बच्चे होंगे। मिलना स्टार्ट होता है। ओलंपियाड्स में चेक मिलता भी है, जोनल इंटरनेशनल रैंक्स मिलती है वहाँ पे। मोर सो ओवर शायद तक इससे यही सबसे बड़ा इसकी लर्निंग या बेनिफिट यही है कि बच्चे की शुरुआत जब उसको जल्दी एक रियलिटी, एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन से वाकिफ होता है, तो शायद वो जब 11th-12th तक पहुंचता है उसको ऑलरेडी पता होता है कि मेरे लिए बेटर क्या है, मेरे लिए बेस्ट क्या है। अरे 10th में पता लग जाता है बच्चे को। 10th में ये बात पता है। अब देखो स्कूल का एग्जाम्पल लो, 10th में जिस बच्चे को स्कूल में मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, मेरी मैथ्स तो मतलब शानदार है, मैं 100 में से 100 नंबर लाता हूँ, 11th में आके पता लगता है कि यार ये मैथ्स तो वो मैथ्स थी नहीं जिसमें मैं 100 में से 100 लाता था। जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है, उसका दुनियादारी से विश्वास उड़ जाता है। स्पेशली सर फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स तो साइंस की पूरी बुक और 11th का एक चैप्टर बराबर है। डेफिनेटली सर। ये उसको पहले पता होना चाहिए कि भाई मैं इतनी मेहनत करने के लिए क्या रेडी हूँ। तो वो 10th में बच्चे को जब पता होता है तो फिर वो 11th में बहुत अच्छा कॉल लेता है कि यार मुझे ये करना है और मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे को इतनी मेहनत करने की आदत है। 11th में वो मेहनत करना सीख रहा होगा तो समस्या है, कंपटीशन बहुत है। और अगर बच्चे को अगर 8, 9, 10th में हल्के से ग्लिम्सेस मिलना स्टार्ट हो जाए नहीं चाहिए कि 11th में क्या आने वाला है, तो उसमें बहुत चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, है ना, सभी के एंड पे। मैक्सिमम चीजें सॉर्ट हो जाए, पेरेंट की परेशानी खत्म हो जाएगी, यार इसको क्या करना है। फिर अब समस्या होती है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मेरा दोस्त तो कॉमर्स ले रहा है तो सब कॉमर्स ले रहे हैं, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, बायो ले रहा है तो मैं सब बायो ले रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है उस पीक टाइम पे, जब आप Exactly. 10th के बाद उस फेज में खड़े हैं कि आपको स्ट्रीम्स चूज करनी है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पर कॉल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब अच्छी है, आप इसको स्प्रेड करो, बढ़िया है। पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत सारी समस्याएं होती है यार, है ना, वो बहुत सारी सोशल इश्यूज से लड़ रहे होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज से लड़ रहे होते हैं, उनका एक अलग इमोशनल ट्रॉमा होता है ना। आपकी अपब्रिंगिंग, उन्हें डर रहता है कि आप कहीं मतलब गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हो, आप पढ़ाई में कैसा कर रहे हो, वो बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी फंसे होते हैं। ऊपर से फिर वो फाइनेंशियल बर्डन जो है ना, वो पेरेंट का बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है यार। सर इज देयर एनी कॉल दैट वी कैन टेक फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब जो हमने अपने जूनियर्स को चाहते हैं हम प्रोवाइड करना, जिस चीज़ के लिए आज हम सब यहाँ पे गैदर हुए हैं, इज देयर एनी वे वी कैन प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर्ड वे जिससे वो इन चीज़ों को ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर सके अपनी लाइफ में, और आगे जाके वो इस स्टेज पे सोचे नहीं कि यार हम ये पहले ही कर सकते थे, पहले कर लेते बेटर। बिकॉज प्रॉब्लम जो है बहुत साफ है अब
ठीक है, सिचुएशन आपकी साइड से भी क्लियर है, हमारी साइड से भी क्लियर है। एंड हमारी कॉन्वर्जेशन का थॉट यही था कि आप बीइंग अ गाइडिंग मेंटोर, हमारी बीइंग गाइडिंग लाइट एंड एन अकेडमी बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन जो इतने सालों से अपना नाम कमा चुकी है, हम ऐसा क्या क्यूरेट करेंगे जो बच्चे की जो भी सारी थियोरीज हैं, डाउट्स हैं, इसको एक जल्दी से ही अपन सॉर्ट करें एक थोड़ा शॉर्ट हैंड पे, कि यार जब बच्चा 10th में आए उसका माइंड बिल्कुल क्लियर हो कि उसको आगे चाहिए क्या। भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बच्चा जो स्कूल है वो स्कूल करता रहे। अब रैदर देन गोइंग टू द ट्यूशंस, वो किसी अच्छी कोचिंग में कुछ अच्छा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पढ़ रहा हो, उसकी क्लास के ओलंपियाड्स के बारे में पढ़ रहा हो, ये एक पॉइंट है। अब जो आप बोल रहे हैं कि भाई फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली देखिए आप मतलब किसी दीदी भैया क्या पढ़ते हैं एक छोटे से कमरे में, कभी दरी पे पढ़ रहे होते हैं, कभी चेयर पे पढ़ रहे होते हैं, है ना। व्हेन यू स्टडी इन सम ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली होता है, डिजिटल बोर्ड्स और रिकॉर्डिंग्स आपको अपने ऐप पर मिल रही होती हैं, टीचर्स कॉल कर रहे होते हैं आपके इस सब्जेक्ट में नंबर कम आए ज़्यादा है, आपको ऐप पर पूरा एनालिसिस मिल रहा होता है, टेस्टिंग बहुत अलग तरीके से, तो उसकी एक कॉस्ट होती है डेफिनेटली, है ना। उसमें मतलब वो पेरेंट को थोड़ा सा बेयर करना ही पड़ता है यार। तो सर फाइनेंशियल लोड जितना पेरेंट्स पे पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार कॉलेजेस के बाद एक नया दौर ऑफ एक्सपेंस स्टार्ट होने वाला है। जो एक्सपेंस है वो तो ऑलरेडी पेरेंट पहले से ही सोच के बैठा रहता है कि ये एक्सपेंस ही मैं कैसे बेयर करूंगा, मुझे पता है, तो आगे बच्चा अभी इस मोमेंट पे क्या करूँ। और 8, 9, 10th जो अभी तक एक तरीके से आधी स्कूलिंग का फेज जो है कंप्लीट हुआ है, वहाँ से ही अगर इतना बड़ा लोड आ रहा है स्टार्ट हो जाएगा कि कोचिंग का एक्सपेंस अलग, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस अलग, तो दैट्स नॉट फेयर फ्रॉम देयर पार्ट ऑल्सो। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं मतलब? देखिए अकेडमिकली वी कैन टेक कंप्लीट गारंटी ऑफ द स्टूडेंट कि यार उसको समस्या नहीं आएगी कहीं पर भी। फाइनेंशियली तो देखिए हमने अभी 8, 9, 10 का मतलब बहुत लो बजट में सारी चीज़ें चला रखी है। 40,000 करीबन उसकी एक एवरेज फीस होती है क्लास 8, 9, 10 की। बट हाँ समझते हैं अपन, पेरेंट स्कूल में भी करीबन 50,000 रुपये दे रहा होता है, 20-25,000 ट्रांसपोर्टेशन का। फिर यहाँ आएगा बच्चा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग है, 40,000 रुपये करीबन फीस है उसकी, ये तो रहता ही है। तो अपन कोटा की स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कहीं ना कहीं स्कूल भी एक मेजर रोल प्ले करता है। आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपका एक पूरे तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो स्कूल के साथ साथ अगर बच्चा चाहता है कि मैं उसी क्लासरूम में बैठकर, जो एक बहुत ही हाई टेक क्लासरूम है, उसी में बैठकर उन्हीं क्वालिटी एजुकेटर से पढ़ पाऊँ, और वहाँ पे उसका फाइनेंशियल लोड जो है, फिर बर्डन फाइनेंशियल है, उसको हम किसी वे में लो कर सके ताकि पेरेंट्स बच्चे को आगे पहुंचाए, मतलब आगे इन इंस्टीट्यूशंस में पहुंचाए, ताकि बच्चे को एक वो क्लैरिटी जो हम चाहते हैं कि हम मिले हमारे जूनियर्स को, वो उनको इस वे में मिले कि पेरेंट्स भी एग्री करें। मेजर पॉइंट यही आ जाता है कि फाइनेंशियल बर्डन की वजह से पेरेंट्स पीछे हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, ऑब्वियसली हमें बेयर करना पड़ेगा अच्छा खासा खर्चा। हालांकि वो ज़रूरी है। 11th में जाने से पहले उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़रूरी है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप ये बताएं। सर हम चाहते हैं कि शायद अपन एक ऐसा कोर्स क्यूरेट करें अन अकेडमी और अपन सब मिलके, जहाँ पे बच्चे को वो एक एनवायरनमेंट हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, नॉट स्पेसिफिकली जेई या नीट, पर एक आदत उसकी पहले से स्टैब्लिश हो कि उसको एक पता चले कि मेरे को 11th-12th में किस सब को फेस करना पड़ेगा। उसी के साथ उस पर ऐसा कोई कोर्स का कोई प्रेशर ना हो कि मेरे को ये करना ही है, इट्स लाइक एड ऑन, ताकि मैं हाँ अपने आप को अकेडमी और ने कहा better ना, आई विल टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, मेरी जिम्मेदारी है कि वो स्कूल स्टडीज़ में बहुत बेहतर करेगा अगर हमारे साथ पढ़ता है, तो ये आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट द सेम टाइम उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मतलब कॉम्पिटिटिव माइंडसेट भी बिल्ड होता रहेगा, है ना, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बिल्ड होता रहेगा, टेम्परामेंट उसका अलाइन रहेगा। हाँ पर ये जो फीस वाली आपने बात बताई, आप जैसा कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम कुछ करें, तो हम मतलब मेरी तरफ से जो मैं मैक्सिमम वेव ऑफ कर सकता हूँ, चलिए अब इसको अपन करते हैं कि आप लोग आए हैं, स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप बच्चों के बीच में रहते हैं, तो 50% तक ठीक है। मतलब अगर अपन इसको ऐसा कर दें कि भाई 40,000 की फीस है, अपन बच्चों का 20,000 रुपये में एडमिशन लेंगे। कोई ऐसी थोड़ा चीज और जो drop कभी हो। प्रेजेंट ही नहीं हुई हो, ऐसा कुछ कि बच्चा सुन के पहले तो वो खुद क्वेश्चन करे कि वाकई में इज इट पॉसिबल। जो हम सभी का पॉइंट लेकर आए हैं, मतलब मल्टीपल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का, कोटा की एक पूरी कम्युनिटी से ये मैसेज आप तक पहुंचाना है, तो कुछ ऐसा करके जाएं यहाँ से कि 50%, 60% नहीं, एक पूरा फिक्स अमाउंट जो कि आज तक कभी कोटा की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है, और कुछ ऐसा चलिए create ठीक करके है, तो जाएं इतने डिस्कशन के बाद एक मैं अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि एकेडमिकली तो हम सब कुछ डिलीवर कर ही रहे हैं, क्योंकि पेरेंट के बीच में अवेयरनेस नहीं है ट्यूशन और कोचिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि बच्चे के बीच में ये मिथ है कि यार मेरा ट्यूशन में पढ़ूंगा तो मैं बिल्कुल स्कूल में एक्सेल कर लूंगा और कोचिंग पढ़ूंगा तो प्रेशर आ जाएगा। ये मिथ हमें ब्रेक करना है, जो कि होता ही नहीं है ऐसा।
और तीसरा अगेन मैं पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, तो उनका फाइनेंशियल बर्डन। व्हाट आई कैन डू बेस्ट इज टू मतलब एड्रेस कंप्लीट इश्यूज ऑफ योर्स, कि मैं पूरी ट्यूशन फी जो बच्चे की है उसको वेव ऑफ कर देता हूँ। एक साल हम ये सोशल इनिशिएटिव लेते हैं कि कोचिंग में अनअकैडमी सेंटर कोटा में, अनअकैडमी फाउंडेशन स्कूल में जो बच्चा इवनिंग कोर्सेज में एनरोल होगा अब से, उनके लिए हम एक बैच चला रहे होंगे जहां पर उनकी एकेडमिक्स की तैयारी करा रहे होंगे, स्कूल एकेडमिक्स बहुत शानदार तरीके से, और वो जो बच्चा अच्छा करना चाहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, उसकी भी फाउंडेशन हम बिल्ड करेंगे विद अ कंप्लीट वेव ऑफ द ट्यूशन फी। उसको एक बहुत बेसिक अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि 5,000 रुपये का है वो देना है ना, ताकि अब ट्रांसपोर्टेशन तो देखिए हम मैनेज कर नहीं सकते, जो भी बच्चे का कंप्लीट खर्चा, अब दीदी भैया क्या जाता है, कितने पैसे लेते हैं भाई, 1,500-2,000 रुपये महीना लेता ही है, और 10 महीने बच्चा पढ़ता है, 20,000 रुपये तो दीदी भैया के भी लगते हैं। छोटे मोटे ऑर्गेनाइज ट्यूशन में आप पढ़ेंगे तो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 वो लेते हैं, पर सब्जेक्ट लेते हैं पैसे। आप किसी ऑर्गेनाइज कोचिंग में पढ़ते हैं तो 60,000, 65,000, 40 to 60, 70 के बीच में लगता है। मैं कह रहा हूँ कंप्लीट वेव ऑफ करना चाहते हैं कि ऐसा सोशल इनिशिएटिव लेते हैं, आप सब लोगों ने कहा है इस वजह से, ठीक है। और बच्चा आए और एक्सपीरियंस करे कि कोचिंग और ट्यूशंस के बीच में डिफरेंस क्या है और क्या क्वालिटी ऑफ एकेडमिक्स आपको यहाँ मिलता है, और आप इतना टाइम वेस्ट ना करके टाइम को इन्वेस्ट करना चालू करें। मुझे लगता है इस बार अगर हमने ये सोशल इनिशिएटिव लिया और हमारा ये सोशल इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है तो देयर आर वेरियस अदर वेज, मतलब बहुत समय है, बहुत अलग तरीके हैं कि भाई ऑब्वियसली वी आर कोचिंग इंस्टीट्यूट तो प्रॉफिट मेकिंग का सब सोचते हैं, है ना भाई, एटलीस्ट हमारे एक्सपेंसेस निकल जाए हम ये सोचते हैं। बट मैं इस साल पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि भाई विल फॉरगेट आवर एक्सपेंसेस, विल फॉरगेट प्रॉफिट, विल फॉरगेट लॉस। हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए फोकस करना चाहते हैं, और ये ठानना चाहते हैं कि भाई पूरे देश से बच्चा आता है कोटा, और कोटा में पढ़कर बहुत अच्छा करता है और फिर पूरे देश में नाम करता है, विदेशों में नाम करता है। कोटा का बच्चा, थैंक यू सो मच, मतलब हमारे एंड से कि आपने पूरी ट्यूशन फी बेसिकली वेव ऑफ कर दी। हाँ, स्पेशली कोटा का बच्चा जो कोटा में है वो भी इसका एडवांटेज ले, अब तो पूरी ट्यूशन फी वेव ऑफ करते हैं। ये शायद बाहर के जो बच्चे कतराते थे कोटा आने से कि मतलब हम लोगों को फाइनेंशियल बर्डन है, कुछ बच्चे जो मतलब बैकवर्ड एरियाज से आते हैं जिन लोगों के पेरेंट्स शायद वो फाइनेंशियल बर्डन लोड ले ही नहीं सकते, स्कूल्स का भी बहुत बड़ी बात है उनके लिए, जो उनके लिए भी, और जो एक बहुत ही मतलब सबल उसमें है, सिचुएशन में है, जो कि स्कूल जा रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे कि वो उसी एनवायरनमेंट जिसका कहीं ना कहीं उन्हें कुछ साल पहले तक फोमो हुआ करता था कि काश हम भी उस क्लासरूम में बैठते, उस क्वालिटी एजुकेटर से पढ़ते, तो वो चीज़ अब पॉसिबल हो पाएगी, आई होप सो। और सर ये क्लासेस कौन कौन सी रहेंगी मतलब? देखिए इवनिंग में 8th, 9th एंड 10th मैं फ्लैट फी में बच्चों का एडमिशन दे दूंगा, विच विल बी जस्ट अ रजिस्ट्रेशन फी दैट इज 4,999 रुपीज़, यानी कि सिर्फ 5,000 रुपये में बच्चा पूरे साल भर अनअकैडमी में पढ़ सकता है, इवनिंग में 4 से 7 आकर, और उसे 5,000 रुपये के अलावा और कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरे साल भर पढ़ सकता है। बैच चालू कब से हो रहे हैं, और अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो कहाँ पे आए? भाई 28 जुलाई से बैच चालू हो रहे हैं अपने, और रजिस्ट्रेशन तो आप लोग हैं, आपसे जो कांटेक्ट करेगा तो वो मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसको डेफिनेटली वेव ऑफ कर दूंगा फीस, सारी चीज़ें। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगी? काफ़ी बच्चे भाई 27 जुलाई के आसपास अपन रखते हैं इसको, है ना, एक दिन पहले, और बाकी फिर बच्चा अगर कुछ बाद में भी ज्वाइन करना चाहेगा तो देखेंगे, लेकिन देखिए लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल कर पाएंगे अपन इसमें, क्योंकि एक मतलब सोशल इनिशिएटिव है, क्लासेस की भी एक लिमिटेशन होती कोई है। इसके लिए क्लास में एनरोल होने के लिए पहले कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या फिर कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का नहीं, बच्चा? क्योंकि हमारा एक सोशल इनिशिएटिव है ये, तो हम चाहते हैं कि सब बच्चा आगे बढ़े। भाई 10th में तो चलो हम एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं कि भाई फिल्टर्ड बच्चे को करें, हम चाहते हैं सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले, और जो भी आए हमारे पास आए और पढ़े, और फिर हमसे पढ़ने के बाद कहीं और का या हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट दे, और फिर पता करे कि डायग्नोस टेस्ट लें उसका कि भाई पहले दिन कहाँ था और अब कहाँ है। जिन बच्चों का हम स्टैंड लेकर यहाँ पे आए बेसिकली उनके लिए एक जेमस्टोन हो गया कि हम लोग वाकई में जो चीज़ यहाँ पे शायद आस्क करी थी आपसे स्पेसिफिकली वो चीज़ प्रोवाइड की, उससे शायद तक सर एक कदम आगे जाके और बेटर जेमस्टोन हो गया सर। क्लैरिटी की अपन ने बात करी थी, ये चीज़ ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस करी होगी कि जब वो नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन कर जाते हैं तो जो पिछले साल उनको चीज़ें डिफिकल्ट लगती थी, जो ट्रबलसम लगती थी, नेक्स्ट क्लास में मूव करते उसकी एकदम क्लैरिटी आ जाती है। तो व्हेन वी आर एडवांसिंग ऑन द सेम टॉपिक, हम किसी चीज़ को डीपर और प्रीमियम साइड पे पढ़ रहे हैं,
तो उसकी क्लैरिटी हमको सेम साल मिल जाएगी, तो वो इश्यूज जो नेक्स्ट ईयर हमको क्लियर होता ऑफ कोर्स, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देखो इस इनिशिएटिव का सक्सेस मैट्रिक्स आप कैसे मेजर करेंगे? मेरे हिसाब से सक्सेस मैट्रिक्स इस इनिशिएटिव का ये होना चाहिए कि हम जिन भी बच्चों को पढ़ा रहे हो, पहले दिन जो उनका एकेडमिक लेवल है और जब साल के एंड में उनका एकेडमिक लेवल हो, उसमें एक बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल डिफरेंस हो और ये मिथ बर्स्ट हो पेरेंट के दिमाग में कि हमें बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन देनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो हमें बहुत पैसा चाहिए। ये बच्चों का मिथ बर्स्ट हो कि यार कोचिंग मतलब प्रेशर, हम कोचिंग में पढ़ने से स्कूल स्टडीज में भी बेहतर कर सकते हैं और कोचिंग में भी बेहतर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से वो इकोसिस्टम भी डेवलप हो सकता है कि जहाँ पर दोनों कोचिंग और स्कूल दोनों एक ही डायरेक्शन में बच्चे को लेकर जा रही हैं। मतलब कोई एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लैशेस नहीं हो रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ही बढ़ रही है। जैसे पहले जो कम हो रही थी शायद तक, जैसे पहले जब कोचिंग एंड अपने स्कूल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे तो उसकी एफिशिएंसी डाउनग्रेड थी, बट अब वो और अपफ्रंट पे आके और निखर रही है। देखिए ऑब्जेक्टिविटी यही है कि 1 और 1 11 होने चाहिए। स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है और हम अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो करें, तो अफोर्डेबिलिटी इज नॉट अ मैटर एट ऑल। अब लेट अस स्प्रेड दिस वर्ड मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात पहुँचे और सबसे ज़्यादा लोग इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ। तो 27 तक अपन कोशिश करते हैं कि भाई बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हो जाए और फिर उसके बाद क्योंकि एक लिमिटेड समय के लिए अपन चला सकते हैं, रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होती हैं, तो मतलब आई विल बियर ऑल दी एक्सपेंसेस, एन अकेडमी फाउंडेशन स्कूल विल बियर ऑल दी एक्सपेंसेस कि हम बेसिक 5000 के रजिस्ट्रेशन में सबको पढ़ा रहे होंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग में पढ़ने का बच्चों को एक्सपीरियंस मिले। पर क्लास सर कितनी सीट्स होंगी? 70 सीट्स पर क्लास, ये हम ऑब्जेक्टिविटी लेके फ्रॉम ऑल दिस सर कैन वी इन्फर कि ये जो प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं आप लोग, ये ओपन फॉर ऑल रहेगा? जो भी स्टूडेंट्स 8th 9th 10th क्लास के हैं कहीं से भी आ सकते हैं, यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी सेंटर एंड ऑफलाइन अकेडमी सेंटर कोटा ऑफलाइन बच्चा पढ़ सकता है। क्लासेस का ड्यूरेशन और डेज ऑफ वीक जब जब क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी? वी यूज्ड टू रन क्लासेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, Okay. 5 दिन क्लासेस होती हैं और 4 बजे से 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं, है ना। तो ये उनका ड्यूरेशन रहता है। और फिर देखिए अगर कोई कोटा के लिए तो हम ऑफलाइन डेफिनेटली कर ही रहे हैं, आगे जाके भविष्य में हम ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव प्लान कर रहे हैं कि मतलब पैन इंडिया लेवल पर भी कर पाएँ और वो ऑनलाइन ही हम दे पाएंगे उस केस में, है ना। ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक थैंक है, यू सो मच सर। ऑलराइट, सेटिस्फाइड नाउ? वेरी मच सेटिस्फाइड विद ऑल दिस सर। हम लोग शायद दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे आप लोगों को कि हमारे जो जूनियर्स हैं, जिन लोगों ने हमें एक चीज़ प्रेजेंट करी थी हम अपने एंड से, या फिर हमने खुद भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करी, वो चीज़ आज हम सॉल्यूशन ला पाए एक एंड तक किसी कुछ लोगों के लिए। मैं मेरी पार्ट पर ये सोच रहा हूँ कि हमारे समय पर शायद ऐसे सीनियर्स होते तो हम भी शायद किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ रहे होते उस समय पर। नहीं, अंदर से एक मतलब खुशी मिल रही है कि जो प्रॉब्लम लेकर आए थे उसका वाकई बहुत बेहतर सॉल्यूशन मिला। जो एक्सपेक्ट करा था उससे तो कुछ ज़्यादा ही लेके जाएंगे यहाँ से, ये तो हमें अच्छे से समझ आ गया। डोंट वरी गाइस, वी आर विद यू, जो भी होगा अपन सब मिलके करते हैं, है ना। थैंक यू थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट टू ऑल द टीम। जी थैंक यू सर।